हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को शुरू किया और चैप्टर नंबर 6 में हमने बेसिक्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के ऊपर अपना फोकस रखा, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एग्रीगेट डिमांड में कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट्स के ऊपर अपना फोकस रखा था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड is to elaborate those concepts again a bit and then we'll focus on the other topics of the chapter. सबसे पहले हम एक बार वापस गवर्नमेंट वाला जो पॉइंट था उसको देखें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच वी हैव अप टिल नाउ क्लियर्ड वेरी नाइसली। याद करो, हमने एग्रीगेट डिमांड में हमने कंपोनेंट्स में लिखा था C, I, G, X minus M. So government का it was including consumption expenditure as well as investment expenditure. Consumption expenditure में हमने बहुत simple basis पे बात करी। I'll give you one more example for consumption expenditure. At times वो थोड़ा confusing लगता है, गवर्नमेंट कैसे कंज्यूम करेगी, गवर्नमेंट खुद थोड़ी खा सकती है, इस तरह के कंफ्यूजन भरे पॉइंट आ सकते हैं। हम उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल इसी का देता हूं। कई बार क्या होता है, इंडिया में बाढ़ अगर आ गई या फिर भूकंप आया तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं या भूकंप पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट फ्री फूड का एक पॉलिसी चलाती है। उस फ्री फूड में गवर्नमेंट फूड तो खरीद रही है बट जो मार्केट में जा रहा है वो मार्केट में फ्री में जा रहा है। अब इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, तो ये वाला जो खर्चा है वो कौन सा खर्चा माना जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हां, बट गवर्नमेंट जब ब्रिजेस बनाती है, गवर्नमेंट जब रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट जब हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री का पार्ट है, इसीलिए उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में डालते हैं। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोले तो एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस इज कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट के ऊपर बात कर लिया। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को एक्स के नाम से डिनोट किया जाता है और इंपोर्ट्स को एम के नाम से। तो इनको इन्होंने इस तरह से इलैबोरेट किया है। नाउ व्हाट दे वांट टू से है, एक्सपोर्ट इज डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट का मतलब हम यहां का माल बाहर ले जा रहे हैं। बाहर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि बाहर वाले मंगा रहे हैं ना यार, तो मतलब उनकी तो डिमांड है, तो उनकी डिमांड हमारे प्रोडक्ट की होगी ना, तो हम तो हमारा क्या मानेंगे, उनका एक्सपेंडिचर हो गया ना हमारा प्रोडक्ट, तो हमारे एग्रीगेट डिमांड में ऐड हो जाता है। मतलब हम उनके लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे तो खर्चा तो एग्रीगेट डिमांड। ऐसा फोकस क्लियर? क्या बोल रहा हूं, एक बार वापस समझते हैं यार, एक बार वापस समझते, मजा आएगा। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्सपेंडिचर क्यों माना, because our products are needed there, that's why it is exporting na, that's why we are exporting. Our products are needed there, that means for our products we need to produce these products. For production of these products this is our expenditure. So demand for domestically produced by rest of the world is considered as export, and import is demand by our residents for goods produced by abroad countries. Example, crude oil. इंडिया में क्रूड नहीं बनता, तो इंडिया में जब क्रूड नहीं बनता तो क्रूड तो चाहिए, क्योंकि क्रूड होगा तो पेट्रोल होगा तो गाड़ी होगी तो बंदी, तो इस तरह से कहानी चलती, तो इंपोर्ट में इन्होंने डाल दिया गया। सो एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन आवर गुड्स इज एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, व्हाइल एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट इज सब्सट्रैक्टेड। एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट अपन ने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, सिंपल लॉजिक के कारण, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, हम उनके गुड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारा पैसा तो गया। अब तुम बोलोगे सर वो भी तो हमारा एक्सपेंडिचर है ना,
मैं मान रहा हूं ना, बट वो एक्सपेंडिचर गुड्स के लिए है ना, हम पूरी एग्रीगेट डिमांड किसके ऊपर चला रहे हैं, गुड्स के ऊपर ना, तो हम वो गुड्स खरीद रहे हैं, वो बाहर का एक्सपेंडिचर था जो हमने अपने इसमें ले लिया, हमारा एक्सपेंडिचर जो हमने बाहर भेजा था वो तो हमारी डिमांड में आ गया, बट बाहर का एक्सपेंडिचर हमारी यहां की डिमांड को वेस्ट कर देगा, तो उसको ऊपर माइनस करेंगे वापस। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं मतलब वो इंडिया की एग्रीगेट डिमांड में इंक्लूड होगा, यस और नो, यस। तो अपन एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज में देखते हैं, आर वी फोकसिंग ऑन एक्सपेंड, आर वी फोकसिंग ऑन मनी, नो, वी आर फोकसिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज बीन वैल्यूड इन मनी। तो अगर मैंने यहां के गुड्स बनाए हैं तो यहां की डिमांड बढ़ी है, यहां के गुड्स की डिमांड बढ़ी है, तो हमारे एग्रीगेट डिमांड में जोड़ दिया गया। अब हमारे लोग बाहर के प्रोडक्ट्स मांग रहे हैं, मतलब बाहर के एग्रीगेट डिमांड में उनके जुड़ा होगा, तो उसको तो अपने को माइनस करना पड़ेगा ना यार। अगर एक्सपोर्ट को ऐड कर रहे हो तो इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, टेक इट दिस वे, इजी हो जाएगा। तो फाइनली जब मैं एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात करूंगा, इट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये मेरी क्या बन गई, एग्रीगेट डिमांड। इज इट क्लियर? आगे चले। नाउ लेट्स फोकस ऑन इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस में इसको क्यों वर्ड दे रहा हूं, उसके पीछे रीजन समझना। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हो या गवर्नमेंट के एनालिसिस की बात करते हो या फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करते हो, तो इकोनॉमिक्स में आपको एग्रीगेट डिमांड को, कंपोनेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्लोज्ड इकोनॉमी के बेसिस पर और दूसरा ओपन इकोनॉमी के बेसिस पर। ये दो बेसिस पर आपके क्या किए गए हैं, कंपोनेंट्स को बांटा गया है। क्लोज्ड इकोनॉमी में यू हैव टू सेक्टर्स, वन इज टू सेक्टर एंड सेकंड इज थ्री सेक्टर। एंड ओपन इकोनॉमी में इट इज प्योरली ओपन। तो पहले हम टू सेक्टर को समझें। टू सेक्टर का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ दो ही सेक्टर अवेलेबल हैं, और वो दो सेक्टर कौन से अवेलेबल हैं भाई, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड जो करता है उसको हम क्या नाम से जानते हैं, कंजम्पशन, और प्रोड्यूसर जो करता है हम उसको किस नाम से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। Whereas in three sector you will be having one more sector added, that is government. So can I say this is household plus producer plus government? Yes. It is closed. Closed का मतलब हम इंडिया में ही बात कर रहे हैं। इंडिया में बात करोगे तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड। अब इट इज वेरी मच लॉजिकल। ओपन का मतलब हम बहुत सिंपल बेसिस पे समझ सकते हैं। ओपन का मतलब हो गया हम ओपन है किससे, सोसाइटी से, ओपन है वर्ल्ड से। दैट मींस वी आर फोकसिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। दैट मींस वहां पे क्या आना चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो वो भी है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ये तो थ्री सेक्टर वाला हो गया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये कौन सी इकोनॉमी हो गई, ओपन इकोनॉमी। इसको लिख लीजिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें से क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स वी आर फोकसिंग ऑन टू इकोनॉमीज, वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। एंड व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इंडिया के इंडिया में, तो वी आर फोकसिंग ऑन टू सेक्टर एंड थ्री सेक्टर। In two sector we have household and producers, that means consumption plus investment. And when we are focusing on three sector economy, we are talking about household, producers and government, C plus I plus G. And when we are focusing on open economy, we are talking about globalization including export minus import, so it will be C plus I plus G plus X minus M. तो ये दो कंपोनेंट्स हैं, इनको अपन फटाफट लिख लें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड वी कैन गो टू द अदर टॉपिक ऑफ द चैप्टर। चलिए मिटा दिया जाए इसको।
So this is components of aggregate demand. Now next is aggregate demand schedule. इसके पहले अपन समझें कि अभी तक हम चैप्टर में क्या क्या कर चुके हैं. सबसे पहला हमने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट. सेकंड हमने समझा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. अब हम समझ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब हम बहुत अच्छे समझ चुके हैं, हमने माइक्रो भी अच्छे से समझ लिया है. अब तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है भाई? टेबल. ऑब्वियस ही बात है. इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले होंगे? एग्रीगेट डिमांड का कर्व. ये तो हम समझ चुके थे. कैसे समझ चुके थे? हमने डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ा था. डिमांड में भी आपने पहले यही समझाया था डिमांड क्या होता है, फिर उसका समझाया था वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर आपने बोला डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल के बाद में आपने समझा दिया था डिमांड कर्व. तो वो उसमें भी होगा. एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी समझेंगे. तो क्या होता है, ऐसे टॉपिक बार बार रिवाइज करते चले ना तो अपने को जीवन में थोड़ा आसान लगता है टॉपिक कि हाँ यार ये तो आता है अपने को. तो इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए. नॉर्मली लोग पढ़ाई कैसे करते हैं? ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर एट दी एंड जब फाइनल जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो समझ आता है कुछ भी नहीं आ रहा. ऐसे पढ़ाई नहीं होती है यार. मस्ती से करनी चाहिए, बार बार रिवाइज करते हुए दिमाग में बैठना चाहिए. एग्जाम में स्ट्रॉन्ग मार्क्स, यही तो अपने पढ़ाई का यार. कुछ और क्या करना तुमको. चलें आगे. तो एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल. So aggregate demand schedule means a table showing desired expenditure of people at different level of income. अगर मैं थोड़ा रिकलेक्ट करूं, डिमांड शेड्यूल बोलता था a schedule which gives the combination of price of a commodity and its demand. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड में बोल रहा है इनकम के अनुसार आपका खर्चा किस तरह से चलता है, उसको आप जब एक शेड्यूल में डालोगे तो होगा एग्रीगेट डिमांड. इनकम के अनुसार हमारा खर्चा. देखो खर्चे का ही मतलब डिमांड था. इनकम होगी तो ही मैं खर्चा कर पाऊंगा. कनेक्ट हो गया. इनकम है तो मैं खर्चा कर पाऊंगा. उसी का शेड्यूल क्या बोलता है? एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल. क्यों? क्योंकि खर्चा इज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन बता रहा हूं मैं. तो वही खर्चे को अपन ने किसको कन्वर्ट किया? गुड्स को अपन ने खर्चे में कन्वर्ट किया, उसको एक शेड्यूल में डाला. दैट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल व्हिच सेज फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर कंसीडरिंग अ क्लोज्ड इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट. दैट मींस एडी इज इक्वल टू सीआई. देखो क्या है, हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल. एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल बोलता है इनकम के अनुसार आपका खर्चा. खर्चा बोले तो एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये बोले तो एग्रीगेट डिमांड. राइट, यही बोलना चाह रहे हैं ना. अब ये कह रहे हैं कि फॉर अंडरस्टैंडिंग, दे आर क्लियरली मेंशनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दीज ऑल प्रोडक्ट्स. नो, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी. हम अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे ना तो इजीली पकड़ो. अभी हम सिर्फ किसको पकड़ेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हम गवर्नमेंट को तवज्जो नहीं दे रहे. मतलब हम किसको दे रहे हैं? हाउस होल्ड को, और दूसरा दे रहे हैं प्रोड्यूसर को. सो आर एडी for the analysis of the chapter will be C plus I. Simple. तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी में विदाउट गवर्नमेंट की बात करेंगे. यार ये क्या पढ़ा था क्लोज्ड इकोनॉमी में विदाउट गवर्नमेंट? रुको मैं वापस रिवाइज कराता हूं, बड़ा मजा आएगा. ये लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट ये कहां पढ़ा था हमने कि क्लोज्ड इकोनॉमी नाम की चीज होती है? अरे भाई मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, बड़ा मजा आएगा. देखें, ये रहा कंपोनेंट्स में दो इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड और दूसरी होती है ओपन. क्लोज्ड इकोनॉमी में 2 सेक्टर 3 सेक्टर एंड ओपन इकोनॉमी में C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. याद आया?
तो हम एनालिसिस के लिए कौन सी इकोनॉमी ले रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी का टू सेक्टर वाला पार्ट, हम गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, ओपन इकोनॉमी में एनालाइज नहीं कर रहे। तो हमारा पूरा चैप्टर ही इनके साथ में चलेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। हम ऐसा कह रहे हैं क्या कि एनालिसिस में सिर्फ यही दोनों यूज कर सकते हो? नहीं, एनालिसिस में तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को ले सकते हो, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, वी आर 12th में है ना यार, समझ रहे ना इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स को हम कॉन्सेप्ट को समझो ना। हम क्यों फालतू इतना इन डेप्थ चले जाएं कि डेप्थ में जाने के बाद ऊपर ही नहीं आ पाए? तो अभी हम समझ रहे हैं, तो समझने के लिए हमने अजम्पशन लिया है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ऐसा, ठीक है? ओके, सो डिफरेंट इनकम लेवल एनालिसिस। ये डिफरेंट इनकम एनालिसिस कहां से आया? एक मिनट, वापस समझें। टेबल क्या बताता है? डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंडिचर मतलब एग्रीगेट डिमांड ऑफ पीपल एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम वाले लोगों की क्या क्या किस तरह से डिमांड होती है एक ही बंदे की या एक इकोनॉमी की, वो हम समझ रहे हैं। डिफरेंट लेवल, इन डिफरेंट इनकम लेवल एनालिसिस। एट लो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड मे बी ग्रेटर देन वाई। एट लो लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट डिमांड विल बी ग्रेटर देन वाई। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। Which is equal to expenditure may be greater than income. Okay. At higher level of income, aggregate demand is often less than income, leads to saving. ये क्या कह रहा है यार? समझाता हूं। पहले एग्रीगेट डिमांड के एक शेड्यूल को समझ लें। बहुत सिंपल सी चीज समझो। शेड्यूल में इतने सारे फिगर्स देखने के बाद कोई भी कंफ्यूज होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले एक नॉर्मल सी चीज समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल लेते हैं अमिताभ बच्चन का। स्पेलिंग गलत हो तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए ना कौन है? ओके, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन की क्या स्टार्टिंग से ही इनकम अभी जितनी है उतनी थी क्या? नहीं। ठीक है, इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। एट टाइम्स स्टार्टिंग में उनकी इनकम कितनी हुई होगी? 0। फिर बड़ी होगी 1 लाख, 5 लाख भी हुई होगी, 50 लाख भी हुई, 3 करोड़ भी हुई, 50 करोड़ भी हुई। अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान कुछ कमा नहीं रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो खाना नहीं खाता होगा? खाता ही होगा यार। तो मतलब वो कंज्यूम तो कर ही रहा होगा। तो सपोज ही वॉज कंज्यूमिंग एट 0 लेवल 20,000 का सिस्टम, मतलब 20,000 रुपीज का गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे थे जब उनकी इनकम लेवल क्या थी? 20,000। अगर मैं इसके आगे एक और चीज बनाऊं और मैं बताऊं कि मुझे बताओ कि इनकी सेविंग कितनी हो रही होगी। 0 इनकम है, कंजम्पशन 20,000 है, कहीं ना कहीं से आदमी जुगाड़ करता है यार। तो बंदे की सेविंग होगी या सेविंग की जगह लॉस में होगा? आई विल से लॉस में होगा। लॉस को हम इकोनॉमिक्स में नेगेटिव सेविंग भी बोल सकते हैं। तो अभी वो किस में होंगे? नेगेटिव सेविंग पे। ठीक है। अब उनकी इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ती है तो मुझे बताओ, क्या हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है? यस, बढ़ता है। अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब मेरा सपोज यहां पर हो सकता है कंजम्पशन कितना हो? 1,50,000 का। इनकम कितनी है? 1 लाख। एक्सपेंड कंजम्पशन कितना है? 1.5 लाख। अभी तक तो मैंने इन्वेस्टमेंट का सोचा भी नहीं है। क्या मैं अभी भी लॉस में हूं? सेविंग मेरी लॉस में। रादर देन 1,10,000 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा अपने को कॉन्सेप्ट को समझने में। तो अभी भी मैं लॉस में चल रहा हूं क्या? यस। मेरी सेविंग कितनी है? -10,000। अब मेरी इनकम कितनी हो गई? 5 लाख।
अब बंदा क्या अभी भी उतना ही खाएगा? 1 लाख जब कमा रहा था तब 1,10,000 का काम चल रहा था, अब 5 लाख करेगा तो यार मैक्सिमम 2 लाख खाएगा यार, मैक्सिमम 2 लाख खाएगा। और मैं मान रहा हूं कि 3 लाख रुपए का अब वो घर भी खरीदेगा। उसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तो मैं मान रहा हूं कि ये दोनों लेवल्स पर अभी वो क्या कर रहे थे? रोटी और कपड़ा, इन दोनों की जुगाड़ कर रहे थे। क्योंकि यार एक्टर है ना, यार एक्टर बंदे को कपड़े भी अच्छे चाहिए, इसलिए तो कंजम्पशन सिर्फ 1.5 लाख 1,10,000 का खाया नहीं है, उसमें कपड़े भी खरीदे, बहुत सारी जो कंजम्पशन वाले आइटम थे, फिर भी अपन लॉस में थे। तो यहां पर तो वो बंदा किस में आ गया? जीरो सेविंग पे। देखो ध्यान से, नेगेटिव सेविंग थी 20,000 की, फिर बढ़ते बढ़ते हो रही है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप बढ़ते हो, जब आपकी इनकम बढ़ती है, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा कंजम्पशन उतने से ही बढ़ेगा जितने से तुम्हारी इनकम बढ़ रही है। कंजम्पशन तो यार कितना पैसा यूज करोगे यार? नॉर्मली बंदियां करते हैं यार, बंदियां क्या करती है, 1 लाख कमाया, हमको 1.5 लाख की शॉपिंग करनी है, हमको तो शॉपिंग करनी है, शॉपिंग 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 करनी है, शॉपिंग। ये बंदियों का कॉन्सेप्ट होता है। बट वो भी धीरे धीरे समझ जाती है, कितनी शॉपिंग करेंगी यार, एक लेवल के बाद वो बोलती नहीं नहीं अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर अब अमिताभ बच्चन की इनकम कितनी हो गई? 50 लाख। तो कंजम्पशन और बढ़ गया भाई, चलो कंजम्पशन हद में है यार, 4 लाख करोगे। इन्वेस्टमेंट भी होगा अब तो, सपोज इन्वेस्टमेंट उन्होंने 25 लाख का किया, अब तो सेविंग हो कहीं से, तो 25 लाख और 4 लाख 29 लाख, 29 लाख, 50 लाख का उसका इनकम, तो 21 लाख की क्या हो जाएगी? सेविंग। सही लग रहा है? फिर 3 करोड़ हो गई भाई। अब 3 करोड़ में हमने मान लिया कि भैया अब आपका कंजम्पशन 25 लाख का हो गया, 25 लाख का कंजम्पशन, 75 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भी 2 करोड़ बढ़ रहे हैं ना, सेविंग हो रही है। 50 करोड़, चलो 1 करोड़ की सेविंग, 1 करोड़ का तुमने क्या किया? खर्चा कर लिया, कंजम्पशन। 20 करोड़ का तुमने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट। तो भी तुम्हारे पास 29 करोड़ बचे ना। इन टेबल को समझने के लिए अपन सिर्फ सिंपल से लॉजिक लगा रहे हैं। लॉजिक ये है, फर्स्ट लॉजिक, एट जीरो लेवल इनकम कुछ ना कुछ आदमी कंज्यूम जरूर करेगा। एट जीरो लेवल इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम तो जरूर करेगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ मोटिव था जो मेरे को समझाना था। एट जीरो लेवल बंदा कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा। दूसरा पॉइंट जो मुझे गहर चिंतन से समझाना है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ये मेरे को दूसरा पॉइंट समझाना था। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट, एक लेवल के बाद सेविंग भी करेगा। ये मेरे को तीसरा पॉइंट समझाना था। अब ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखो, और तीनों पॉइंट को ध्यान में रखने के बाद में समझो कि क्या ये तीनों पॉइंट हमारे कॉन्सेप्ट में एप्लीकेबल हो रहे हैं जो अभी अपन ने अमिताभ बच्चन के लिए समझा। बात समझ आ रही है? हम यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि जब आप एक पर्टिकुलर पर्सन का शेड्यूल की बात करो और उसके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो उसमें किस तरह से आप अपना एनालिसिस लेंगे। अमिताभ बच्चन की इनकम पहले जीरो थी, बट बंदा कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, खाएगा, कपड़े पहनेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना यार, तो वो नेगेटिव सेविंग में गया। जैसे उसकी इनकम बढ़ी उसका कंजम्पशन बढ़ा, बट वो अभी भी नेगेटिव में है। फिर एक लेवल आएगा जब उसकी सेविंग हो जाएगी जीरो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, नॉट दिस,
इस लेवल को हम बोलते हैं प्यार से ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वेयर यू आर हैविंग नो सेविंग्स, वेयर यू आर हैविंग नो लॉसेस। तो नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर उसके बाद बंदा क्या करेगा, सेविंग्स करना शुरू करेगा। फिर सेविंग्स जब करेगा तो वो पॉजिटिव होते जाएगा। ये एनालिसिस है। एट जीरो लेवल इनकम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम होगी, इनकम होगी जीरो लेवल पे, कुछ ना कुछ तो बंदा कंज्यूम करेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ता जाएगा। एक लेवल के बाद वो बंदा सेविंग भी करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस है जो अपन समझाना चाह रहे थे। इसको ध्यान से लिख लें, अच्छा भी लगेगा। कुछ डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा, मिटा दें इसको। तो एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है भाई, देखें, बिल्कुल देखेंगे। कुछ इस प्रकार का बनता है। अब अपन ने एग्रीगेट डिमांड का पूरा शेड्यूल बनाया। एट जीरो लेवल कंजम्पशन कितना है 20, इन्वेस्टमेंट कितना है 10 का। तो टोटल मिला के एग्रीगेट डिमांड मेरी कितनी है, C प्लस आई इज इक्वल टू 30। एट इनकम विच इज 20 कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट अभी हमने फिक्स रखा है, इन्वेस्टमेंट में हमने कोई चेंज नहीं किया। तो 25 हमारी इनकम, तो यहां पर अभी हम कितने पे चल रहे हैं, 35 पे चल रहे हैं। फिर हमारी इनकम बढ़ी तो हमारा कंजम्पशन फिर बढ़ा। इन्वेस्टमेंट हमने उतना ही रखा है, 30 पे हमारा कंजम्पशन, 10 रुपीज का मेरा इन्वेस्टमेंट एंड 30 का कंजम्पशन, टोटल मिला के 40। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर मेरी सेविंग्स जीरो हो गई? यस, उसको हम क्या मानेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर अब मैंने बढ़ाई अपनी इनकम, इनकम बढ़ी तो 60 की हुई, 60 के बाद हुआ 35 का मेरा कंजम्पशन, 10 का मेरा एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 45, 60 इज माय इनकम, दैट मींस मैंने 15 सेव किया। फिर उसके बाद 80, 40 एंड 10 50, एग्रीगेट डिमांड हो गई 50। 100 लेवल पर एग्रीगेट डिमांड 55, 120 लेवल पर एग्रीगेट डिमांड 60। तो वो क्या बोल रहा है, नोट करो भाई। इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, दैट इज रुपीज 10 करोड़। वी आर कंसिडरिंग ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यार ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहीं और पढ़ा था। अरे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड एंड ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड जो बोलता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क पड़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट में भी फर्क पड़ेगा। ऑटोनॉमस, बिजनेस धंधा अच्छा दिख रहा है, क्या अच्छा दिख रहा है धंधा, हम उसमें इन्वेस्ट जरूर करेगा। राइट, क्लियर? सो वी आर कंसीडरिंग ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। तो हमने इसलिए इनकम से कोई मतलब नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। बेजबरन हम बट इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज the concept which we are understanding here is about aggregate demand, and when you are focusing on aggregate demand you need to focus on that particular concept of income, consumption and investment, and you need to understand it very comfortably, very nicely, that aggregate demand is equal to consumption plus investment, and when consumption is added to investment, which will be considered as aggregate demand for two sector economy, we'll analyze from that particular concept with respect to income the overall schedule is this। तो इसको आप बनाना चाहें बना लीजिए, नोट्स में आपके पास ये अवेलेबल है, इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई, बाकी सब तो हम यूं ही कर लेंगे, तो उस चीज को ध्यान में रखें। राइट, आगे चले। एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, तो एनालिसिस। हाँ भाई अब तुम भी बोलो। व्हेन इनकम इज जीरो एक्सपेंडिचर इज नॉट जीरो, हाउ, हमको मालूम पड़ गया, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लिया था हमने। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा इकोनॉमी में, ये फिक्स है। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस।